जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। अचानक यह खबर आना राहत की बात है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगी। दरअसल जब से इस बारे में चेतावनियां आने लगी तब से ही राज्यों से लेकर अभिभावकों तक की नींद उड़ी हुई है। ऐसा होना लाजिमी भी है। बच्चों के साथ स्थितियां गंभीर रूप धारण करते देर भी नहीं लगती। दूसरी लहर का कहर तो हम भुगत ही रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा का मामला और गंभीर हो जाता है। पर अब नए तथ्य सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आशंका को बेबुनियाद बताया है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। कारण यह है कि इस बारे में कोई ठोस वैज्ञानिक संकेत नहीं मिले, जबकि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के प्रावधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा चेतावनी दी थी कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे खतरनाक होगी। यहाँ तक कहा गया था कि इसमें करीब 50% मरीज बच्चे हो सकते हैं। ऐसी ही चेतावनियां देश विदेश के महामारी विशेषज्ञ भी देते रहे। इन चेतावनियों के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क करते हुए एहतियाती कदम उठाने को भी कहा था। इसलिए ज़्यादातर राज्यों ने इस खतरे से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ राज्यों ने बाल कोविड केंद्र और विशेष कार्य बल आदि का बना लिए हैं। पैरा महामारी के पूरे परिदृश्य को देखें तो विषाणु के नए नए रूप ज़्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसी जटिल स्थिति बन गई है कि किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। वैज्ञानिक और चिकित्सक खुद हैरान हैं। कभी लग रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी, कभी लग रहा है नहीं होगी। हालांकि ऐसा खतरा नहीं मानने का आधार पहली और दूसरी लहर के आंकड़े ही हैं। अभी तक बच्चों के संक्रमण के जो मामले आए भी वे गंभीर नहीं थे, जबकि पिछले एक महीने में बच्चों में संक्रमण के मामले कुछ तो बड़े हैं। इनमें शिशुओं से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चे हैं। एक और तर्क दिया जा रहा है वह यह कि विषाणु जिस रिसेप्टर के जरिए कोशिका से जुड़ता है वह बच्चों में कम होता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा खतरा नहीं होगा। वैसे यह विस्तृत अध्ययन और शोध के विषय हैं। इनमें लंबा वक्त लगता है। जब तक देश के हर जिले, तहसील और गांव तक से पूरे और सही आंकड़े नहीं मिलते, तब तक कोई विश्वसनीय निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं है। पैरा दरअसल महामारी के विस्फोट ने सबको हिला डाला है। बस जैसे तैसे मरीजों की जान बच जाए यह कोशिश दिखती है। तीसरी लहर का कहर अब और कैसा होगा कोई नहीं जानता। विषाणु के स्वरूप से लेकर महामारी के इलाज तक पर चिकित्सक और वैज्ञानिक उलझन में हैं। प्रधानमंत्री ने विषाणु को बहरूपिया और धूर्त की संज्ञा दी है। पता नहीं किस रूप में कब कहाँ हमला कर दे। ऐसी असमंजस की सूरत में रास्ता यही है कि कई मोर्चों पर तैयारी रखी जाए। लिहाजा हमें यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि तीसरी लहर बच्चों के लिए कम घातक होगी, बल्कि यह मानते हुए कि अगली लहर
और जानलेवा हो सकती है। राज्यों को युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद फेसबुक ने यह साफ कर दिया है कि वह भारत को सूचना तकनीकी नियमों के प्रावधान का अनुपालन करेगा। हालांकि इसके साथ ही फेसबुक की ओर से भी कहा गया है कि सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रहेगा जिन पर अधिक संपर्क रखने की ज़रूरत है। जाहिर है, सरकार ने जिन नियमों की घोषणा की है, फेसबुक ने अब उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम मंचों की जो प्रकृति रही है उसमें वह देखने की बात होगी कि इनके उपयोगकर्ताओं और यह सुविधा मुहैया कराने वाले पक्ष नियमों पर व्यवहार में कितना अमल कर पाते हैं। अब तक फेसबुक, ट्विटर या अन्य मंचों पर लोग जिस तरह खुद को मुक्त पा रहे हैं, तो उस पर लगाई गई सीमाएं कितनी व्यवहारिक रह पाएंगी। दरअसल अगर ये मंच भारत में अपना दायरा बचाए रखना चाहते हैं तो उनके सामने यहाँ के नियम कानूनों को मानना एक स्वाभाविक मजबूरी है, लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि इन नियम कायदों का असर उनके उपयोगकर्ताओं की संख्या और उनकी गतिविधियों पर नकारात्मक तो नहीं पड़ रहा है। पैरा गौरतलब है कि सरकार ने नए नियमों की घोषणा फरवरी में की थी। इसके तहत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपने मंचों को अतिरिक्त जांच परख की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा शिकायतों के निपटान के लिए इन कंपनियों को अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। इन नियमों पर अमल के लिए समय सीमा 25 मई तय की गई थी। शुरुआत में लगभग सभी मंचों ने इसे लेकर कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई। यही वजह है कि इन मंचों के समय सीमा समाप्त होने के बाद बंद होने तक की आशंका जताई गई, लेकिन फेसबुक के ताज़ा रुख के बाद यह साफ लग रहा है कि अब ये कंपनियां व्यवहारिक नीतियों के सहारे अपना काम करना चाहती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में भारी तादाद में मौजूद अपने उपयोगकर्ताओं को नहीं गंवाना चाहती हैं, लेकिन अगर इन मंचों पर लागू प्रावधान भविष्य में किसी तरह के नियंत्रण का औजार या लोगों की अभिव्यक्ति पर अंकुश का जरिया बनने लगे और इसकी वजह से लोग इन मंचों से दूर होने लगे, तब एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनके लिए फिलहाल एक बीच का रास्ता चुनना बेहतर विकल्प होगा। पैरा सही है कि अगर सोशल मीडिया के मंचों पर की गई अभिव्यक्तियां देश की संप्रभुता या किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है, अश्लीलता से जुड़े नियमों के खिलाफ हैं, तो उसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इसीलिए सरकार ने नए लागू प्रावधान में यह व्यवस्था भी की है कि अगर किसी सामग्री पर सरकार की ओर से चिंता जताई जाती है तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। सवाल है कि यह कैसे तय होगा कि सरकार की ओर से जताई जाने वाली सभी आपत्तियां किसी रूप में लोकतंत्र और लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार को चोट नहीं पहुंचाएंगी। इन आपत्तियों की परिभाषा कौन तय करेगा और उसमें संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने की कितनी गुंजाइश होगी। यूँ फेसबुक की ओर से इस बात की प्रतिबद्धता जताई गई है कि लोग उसके मंच के जरिए मुक्त और सुरक्षित तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, मगर आने वाले दिन यह बताएंगे कि नए प्रावधानों के लागू होने के बाद आपत्तिजनक सामग्रियों पर
सरकारी निगरानी के समानांतर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच फेसबुक, ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया के मंच कैसे संतुलन बना पाते हैं? पूर्ण विराम।